समझना है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे या एसिडिक मीडियम में है तो होगा क्या, ये यहाँ से हाइड्रोजन नहीं लूज करने पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये NH2 हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो ये कैसे फॉर्म होगा, NH3+, इसके बाद कार्बन, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक पीएच में NH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बेसिक पीएच की बात करें तो बेसिक पीएच कैसे क्या होगा इसके बारे में देखो। यहाँ पे फिर से अमीनो एसिड है, यहाँ पे फिर से अमीनो एसिड है, ये कार्बन है, ये COOH है, यहाँ पे NH2 है, ये ऊपर हाइड्रोजन और यहाँ पे है R वेरिएबल ग्रुप। अब अगर हम इसको कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, बेसिक मीडियम में रखे हुए हैं, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में साइड साइड में क्या होगा, OH- होगा। अब होगा क्या, जब यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हाइड्रोजन यहां से यहां नहीं पहुंचने पाएगा, ये रास्ते में क्या करेगा, इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा ये समझो। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ COO, कौन सा चार्ज आएगा इस पे, माइनस चार्ज, यानी कि ये भी पोलर रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R वेरिएबल ग्रुप और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NH2। क्लियर है ना। तो ये किस पीएच में है, बेसिक पीएच में है। तो बेसिक पीएच में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। इसके बाद अगर हम न्यूट्रल पीएच की बात करें, न्यूट्रल पीएच, इसको पाई पीएच कुछ जगह बोला जाता है, पाई पीएच, ठीक है, PI पाई पीएच। इस पीएच पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे COOH है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये COOH है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे R वेरिएबल ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पे NH2 है। होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, NH2 के पास। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, NH3+, इसके बाद कार्बन, COO-, ऊपर हाइड्रोजन लगेगा और नीचे R वेरिएबल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे भी चार्ज आ गया, यहाँ पे भी चार्ज आ गया। तो ऐसे आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन, है ना। एम्फोटेरिक होता है ये, एम्फोटेरिक होता है। तो यहां से तुम्हारा जो अमीनो एसिड वाला पार्ट है, अमीनो एसिड वाला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अमीनो एसिड डिफरेंट एसिडिक पीएच में और डिफरेंट बेसिक पीएच में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब हम लोगों को अगला टॉपिक समझना है। अगला टॉपिक है तुम्हारा प्रोटीन, ठीक है। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, प्रोटीन। तो अब हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि अमीनो एसिड के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन क्या है, इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होमोपॉलीमर होता है कि हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर होता है। किसका हेट्रोपॉलीमर होता है, ऑफ अमीनो एसिड, ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। किसका हेट्रोपॉलीमर है, अमीनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, हेट्रोपॉलीमर अमीनो एसिड कहां पाया गया था, इट इज फाउंड इन एसिड सोलूबल की एसिड इनसोलूबल, एसिड इनसोलूबल फ्रैक्शन। भैया प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इट इज फाउंड इन एसिड इनसोलूबल फ्रैक्शन। ये मैक्रोमोलिक्यूल है कि माइक्रोमोलिक्यूल, इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट आया था, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, मोर देन 10,000 डेल्टन, मोर देन 10,000 डेल्टन। ये मोर देन 10,000 डेल्टन से आया था। प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन इज फॉर्म्ड when two amino acid, प्रोटीन कब बनता है, जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, when two amino acid
combined with each other through peptide bond, through peptide bond। यानी इसका क्या मतलब है कि प्रोटीन इज फॉर्म्ड व्हेन टू अमीनो एसिड, प्रोटीन कब बनता है, जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? विद ईच अदर थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से देखो। प्रोटीन पहली चीज हेट्रोपॉलीमर है अमीनो एसिड का। कहां पाया जाता है? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर चला जाता है। प्रोटीन इज फॉर्म व्हेन टू अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। और कैसे कंबाइन करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले अगर एक प्रोटीन का तुम देखो कोलाजन जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये क्या करती है? एनिमल में कई तरह की किसको बनाने का काम करती है? टिश्यू। कई तरह के टिश्यू वगैरह किसकी मदद से बनते हैं? कोलाजन से बनते हैं। इसी तरह अगर हम और बात करें प्रोटीन के फंक्शन की, तो और फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? इससे कुछ हार्मोन भी बनते हैं, हार्मोन फॉर्म होते हैं प्रोटीन से। कैसे हार्मोन फॉर्म होते हैं? जैसे इंसुलिन। इसके साथ साथ में प्रोटीन का और क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है प्रोटीन का? प्रोटीन चैनल्स फॉर्म करते हैं, जैसे ग्लूट4। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन के फंक्शन है। प्रोटीन किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? कोलाजन फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटीन कैसे काम कर रहा है? हार्मोन की तरह काम कर रहा है। प्रोटीन कैसे काम कर रहा है? एंजाइम की तरह काम कर रहा है। प्रोटीन दुनिया भर के चैनल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे कुछ फंक्शन है प्रोटीन के। इसके साथ प्रोटीन रिसेप्टर की भी तरह काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोटीन के बारे में। अब आगे की बात बताते हैं, आगे सुनो, आराम से अभी लिख लेना, पहले समझ लिया करो, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो चीजें वो सारी चीजें तुम्हारी किताब में है, लेकिन पहले समझा करो। आगे की बात बताते, ध्यान से देखो, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, तो जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें वन डायमेंशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ फॉर्मूला होता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? NaCl या फिर MgCl2। यहां पे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कैसे व्यू होता है? स्ट्रक्चर का वन डायमेंशन व्यू होता है। इसी तरह अगर हम दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे बेंजीन, नैप्थलीन वगैरह हो गया। इसके बाद अगर हम किसकी बात करें? फिजिक्स की बात करें तो इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी पे हम लोग जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल में पढ़ते हैं? 4 लेवल में पढ़ते हैं। हम लोग प्रोटीन का 4 लेवल में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? एक बार फिर से समझो अभी तक हमने क्या बोला। यहां पे हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का हमने फंक्शन देखा, जैसे हमारे बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन करता है, इसके साथ हार्मोन वगैरह फॉर्म करता है, एंजाइम है, चैनल्स की तरह काम करता है, प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करता है। इसके साथ साथ में अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 1D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स की बात करें इसमें 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग कितना लेवल पे पढ़ते हैं? 4 लेवल पे पढ़ते हैं।
4 लेवल कौन कौन सा है? जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा क्या पढ़ते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और साथ साथ में क्या पढ़ते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम बायो की बात करें तो बायो में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पे पढ़ते हैं? 4 लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, क्वाटरनरी लेवल। ठीक है, तो बायोलॉजी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग 4 लेवल पे पढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल में क्या होता है? अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म द, और क्या फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देखो, प्रोटीन का सबसे पहला हम लोग स्ट्रक्चर कहां पे पढ़ते हैं? प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहां पे जो अमीनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। कैसे बनता है ये, इसके बारे में तुमको बताते हैं, ध्यान से देखो कैसे ये बनता है। अगर हम सिंपल अमीनो एसिड की बात करें तो यहां पे अमीनो एसिड क्या होता है? यहां पे कार्बन है, यहां पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे NH2 लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और यहां पे R एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम COOH को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, COH को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? OH। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद अब हम इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड जोड़ने जा रहे हैं। दूसरा अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा? पहले ध्यान से सुनो, रख दो थोड़ी देर पेन। दूसरा अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा? यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। इसके बाद यहां पे क्या है? कार्बन, यहां पे COOH, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां पे R वेरिएबल ग्रुप है। अब होता क्या है यहां पे, ये समझो, यहां पे वाटर रिलीज होता है, यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या जाएगा? OH, और यहां से क्या जाएगा? H। और जब यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आया कि नहीं आया समझ में? फिर से समझो एक बार, जो प्राइमरी लेवल का अमीनो एसिड होता है कैसे बनता है इसके बारे में समझता है। यहां पे एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये है। हमको इन दोनों मतलब अमीनो एसिड को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? हम पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहां पे वाटर लॉस होगा और वाटर लॉस होने के बाद इनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अब आगे की बात बताते हैं, देखते जाओ कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये देखो, यहां पे कार्बन है, ठीक है, यहां पे कार्बन है, यहां पे C था, यहां पे डबल बॉन्ड हो। इसके बाद यहां पे क्या था? NH2 ग्रुप था। यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। यहां पे R एक वेरिएबल ग्रुप है। इसके बाद OH निकल गया था, ये किससे जुड़ गया? यहां नाइट्रोजन से जुड़ गया। नाइट्रोजन के बाद क्या है? कार्बन। कार्बन के बाद क्या है? COOH। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे R वेरिएबल ग्रुप है। ये जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और ये कौन सा बॉन्ड है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद यहां NH2 ग्रुप है, यहां पे COH है। तो इधर साइड पे फर्स्ट अमीनो एसिड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल। क्लियर है? इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की हम बात करें तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक साइड पे क्या रहता है? एन टर्मिनल। एक साइड पे क्या रहता है? सी टर्मिनल रहता है। इसके बाद एक और चीज तुमको यहां पे समझना है। यहां पे जब अमीनो एसिड का हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अमीनो एसिड आपस में क्या करता है? अमीनो एसिड आपस में मतलब हेलिक्स बना लेगा या शीट के फॉर्म में हो जाएगा या टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेगा।
लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं घूमता, ये यहां से घूमता है। यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? साई बॉन्ड। ये प्लस माइनस 180 डिग्री घूम सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये यहां से नहीं घूमेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये यहां से घूम सकता है। यहां साई बॉन्ड होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री घूम सकता है। वहीं पे अगर हम यहां की बात करें, यहां पे ये यहां से नहीं घूमेगा, यहां पे फाई बॉन्ड होता है, यहां पे फाई बॉन्ड है, यहां पे साई बॉन्ड है, PSI साई बॉन्ड। ये भी कितना घूम सकता है? प्लस माइनस 180 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? देखो प्रोटीन का भी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि एक चेन के फॉर्म में है। प्राइमरी से हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहां पे हम लोग साई बॉन्ड और एक फाई बॉन्ड होता है, तो साई बॉन्ड 180 डिग्री गोल घूम सकता है और फाई बॉन्ड भी 180 डिग्री घूम सकता है। तो अगर प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग होगी तो फोल्डिंग कहां से होगी? साई बॉन्ड से और फाई बॉन्ड से होगी। पेप्टाइड बॉन्ड से फोल्डिंग नहीं होगी। ये आया समझ में? एक और चीज बताते हैं, अगर अमीनो एसिड की बात करें और जब इससे पेप्टाइड चेन बनती है, तो अगर कभी आ गया कि 10 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो कैसे निकालोगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अगर लॉन्ग चेन अमीनो एसिड की, जैसे अमीनो एसिड की ये लॉन्ग चेन है, ये जितना गोल गोल बनाते जा रहे हैं ये सब अमीनो एसिड है, या लॉन्ग चेन अमीनो एसिड के। तो अगर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड है, तो इनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 6। अगर 7 अमीनो एसिड है, 7 अमीनो एसिड, तो इनके बीच में जो नंबर होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इसमें कितने हैं? 6 है। लेकिन वहीं पे अगर हम लीनियर चेन की जगह अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसका सर्कल बना दें, सर्कल का मतलब एरोमेटिक फॉर्म में ये रहे, तो एरोमेटिक फॉर्म में क्या होगा? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 7 अमीनो एसिड की रिंग है, अगर 7 अमीनो एसिड की रिंग है, 7 अमीनो एसिड का अगर यहां पे क्या है? रिंग। अगर 7 अमीनो एसिड की रिंग है तो उसमें अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी कितना होगा? 7। चेन में एक कम होगा और रिंग में बराबर होगा। अब एक और बात बता देते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन उसको भी जान लो थोड़ा सा। एक और बात, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अमीनो एसिड का? 128 के आसपास होता है। क्लियर है? इसके बाद जब 2 अमीनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो इससे माइनस करो, अगर पूछा जाए भैया 2 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो एक अमीनो एसिड का कितना है? 128, दूसरे अमीनो एसिड का 128, दोनों को मिला दो 156 आएगा। और अगर इससे सही जोड़ें गलत जोड़ें, हाँ 256, शाबाश। चेक कर रहे थे तुम लोग, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हो कि मैथ भी आती तुम लोगों की, शाबाश। 256 आ गया। इसके बाद एक वाटर माइनस कर दो तो जितना आएगा वो इस अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा? वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में कैसे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स है। एक बार इसको फिर से समझो। यहां पे हमने देखा अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है आपस में जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड से और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी आपस में घूमता नहीं है, साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये आपस में क्या करते हैं? घूमते हैं। यहां पे एक साइड एन टर्मिनल होता है, यहां पे एक साइड सी टर्मिनल होता है। इसके बाद अगर चेन है तो चेन में जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एक अमीनो एसिड से कम होगा, और अगर रिंग है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और नंबर ऑफ जो भी अमीनो एसिड है वो सब सेम होंगे। इसके बाद आगे की बात करें, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, 128 होता है तो अपना प्लस माइनस करके अगर कभी मॉलिक्यूलर वेट आता है तो निकाल लेना। एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था तो इसको वहां बता दिए।
अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहां पे फोल्ड होता है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और इससे क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है वो फोल्ड करता है और उसके फोल्ड करने से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है और उससे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। दो तरह के तुमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा है? अल्फा हेलिक्स। दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो दो तरह से बनता है। पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। अल्फा हेलिक्स में हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है। हेलिकल स्ट्रक्चर। और कैसे हेलिक्स बनता है? राइट हैंडेड फैशन। ये कैसे घूमता है? राइट हैंडेड फैशन। इसके साथ साथ में इनके बीच में इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहां पे पाया जाता है? इसका एग्जांपल है केराटिन। केराटिन बाल में होता है, जो हेयर प्रोटीन होती है केराटिन है। इसके साथ साथ में मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो इन जगहों पे क्या पाया जाता है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन कहां पढ़ोगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल्स में। अब आगे की बात करते हैं। दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट कैसा होता है? ये ऐसे शीट के फॉर्म में होता है। बीटा प्लेटेड शीट ऐसे शीट के फॉर्म में होता है और आपस में ये स्टेबलाइज होता है। किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। ये कहां पे पाया जाता है? जैसे तुमने पढ़ा था सिल्क प्रोटीन, फेब्रोइन। तो जो सिल्क प्रोटीन होती है वहां पे पाया जाता है। दोनों समझ में आया? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। अब तीसरा स्ट्रक्चर बताते, तीसरा स्ट्रक्चर समझो, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है? देखो इसको, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता कैसे है? यहां पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये फोल्ड होती है और इसको स्टेबल करने के लिए दो बॉन्ड होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा सल्फाइड बॉन्ड यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, इसमें भी फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, लेकिन इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, दूसरा कौन सा बॉन्ड दिखेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखेगा। आयनिक बॉन्ड रहता है, वंडर वॉल बॉन्ड रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में मेन दो बॉन्ड मेंशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, कई बॉन्ड से स्टेबल होता है लेकिन मेन दो है, हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड। अब ये कैसे आपस में स्टेबल होता है ये तुमको बताते हैं। अभी तुमने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स, इसके साथ बीटा प्लेटेड शीट। इसके बाद तुमने पढ़ा है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आपस में फोल्ड होते जाते हैं। यहां पे ये बीटा प्लेटेड शीट और यहां पे किसका फॉर्मेशन बना है? पॉकेट का।
जिसको क्रेवाइसिस बोलते हैं। ये स्टेबलाइज आपस में किस बॉन्ड से है? ये स्टेबलाइज आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड। इंटरआयनिक अट्रैक्शन भी होता है, इंटरआयनिक अट्रैक्शन। वंडरवॉल भी होता है, वंडरवॉल भी होता है। मेन यही है, हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? पॉकेट या क्रेवाइसिस। ये स्ट्रक्चर कौन सा? ये स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन करता है? एंजाइम का। और एंजाइम क्या होता है? ये स्ट्रक्चर क्या है? बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है प्रोटीन का। ये वाला क्लियर है? अब चौथा स्ट्रक्चर बताते हैं। अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला हमको पढ़ना है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहां पे क्या होता है? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन किस चीज का फॉर्मेशन करती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आती है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसका एग्जांपल कैसा है? जैसे हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। इसमें दो अल्फा चेन होती है और दो कौन सी चेन होती है? बीटा चेन होती है। और कैसे आपस में होता है? ये एक चेन हो गई, ये दो अल्फा और साथ में कौन सी चेन हो गई? दो बीटा चेन, और इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। आ रही ना बात समझ में? और इसका एग्जांपल क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इसके साथ एंटीबॉडी तुमने पढ़ा है, एंटीबॉडी H2L2, दो हैवी चेन दो लाइट चेन। ये सब किसका एग्जांपल है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके साथ इंसुलिन तुमने देखा है, इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है मैच्योर इंसुलिन में। तो ये सब किसका एग्जांपल है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। यहां तक चीजें कुछ समझ में आई है? एक बार अभी तक हमने जितना पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटीन का आयनाइजेबल नेचर, जो यानी कि जो प्रोटीन होती है, जो अमीनो एसिड होती है, उसका आयनाइजेबल नेचर होता है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, ड्यूटेरान बनाती है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसमें दोनों होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो अमीनो एसिड होता है वो आपस में कंबाइन करके प्रोटीन बनाता है। अमीनो एसिड होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर है। इसके बाद आपस में उनके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक साइड पे एन टर्मिनल, एक साइड पे एक सी टर्मिनल। इसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम स्ट्रक्चर प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं 1D, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2D, अगर फिजिक्स की बात करें तो 3D, बायो की बात करें प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है? राइट हैंडेड फैशन में। किसमें पाया जाता है? अल्फा हेलिक्स पाया जाता है, जैसे केराटिन हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ में ट्रोपोमायोसिन हो गया, इन सारी जगहों पे। जबकि बीटा प्लेटेड शीट कहां पाया जाता है? फिब्रियोइन सिल्क प्रोटीन होता है, सिल्क प्रोटीन वहां पे पाया जाता है। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा बनता है? अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट आपस में हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। और इसके बाद वो मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो चौथा स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर प्रोटीन का कौन सा है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी होती हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। यहां तक बात समझ में आ गई है? इतनी बात अब एक बार एनसीईआरटी से कर लेते, फिर आगे की बात करते हैं। बुक लाओ, थोड़ा सा लाओ बुक।
एनसीईआरटी लेके आयो? तुम लोग नहीं लाइयो? नहीं है बुक? नहीं है? यहां पता कर लो, लाइब्रेरी से इशू करवा दो। तुम्हारी एनसीईआरटी कहाँ है? अच्छा हमारे पास है, चलो आपस में शेयर कर लो थोड़ा सा। सबसे पहले ये वाला पार्ट देखना, ठीक है? ओपन है ये वाला पेज? नहीं ओपन है, ओपन करो। हाँ हाँ हिंदी में तो क्या हुआ, उससे क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स और उधर खोलो, और उधर खोलो, और उधर खोलो, एक पेज और, एक पेज और। ये यहां पे बताने जा रहे हैं, देखना ध्यान से। Hence in solution of different pH, hence solution of different pH, the structure of amino acid change। यहां पे कौन सा ज्विटर आयनिक फॉर्म, अंडरलाइन करो ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयनिक फॉर्म अंडरलाइन करो। इसमें देखो एक तरफ NH3 है, CH है, COH है और R है। पहला वाला एसिडिक मीडियम है कि बेसिक? एसिडिक। दूसरा वाला न्यूट्रल पाई pH है, ठीक है। और तीसरा वाला बेसिक। यहां तक बात समझ में आई है? इसके बाद तुमको क्या करना है, एक पेज पलट देना है, एक पेज पलटो, क्योंकि अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। तो अब प्रोटीन के बारे में देखो, एक एक लाइन देखना प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, अंडरलाइन करो पॉलीपेप्टाइड होता है। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन। तो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड अंडरलाइन करना। इसके बाद इसमें अंडरलाइन करो उसके जस्ट नीचे पेप्टाइड बॉन्ड, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसके बाद ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अ प्रोटीन इज अंडरलाइन करो हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन कैसा पॉलीमर होता है? हेट्रोपॉलीमर। क्लियर है ना? एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। This information about amino acid content is important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health. Underline करो essential for our health and have to be supplied through our diet. Hence dietary protein are essential amino acid. Underline करो dietary protein, फिर underline करो essential amino acid. यानी dietary protein जो हमको चाहिए वो essential amino acid होता है। इसके बाद द लेटर आर दोस विच अवर बॉडी मेक, जो हमारी बॉडी बना लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कई फंक्शन करती है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शन, सम आर हार्मोन और कुछ एंजाइम। बगल का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब जिसपे कई टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी इंफेक्शन से फाइट करता है, रिसेप्टर होते हैं। और ग्लूट4 किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और ग्लूट4 हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़े हैं। अब पेज पलटो, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सी है? कोलाजन। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन करो कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कोलाजन होते हैं एनिमल वर्ल्ड में। और अंडरलाइन करो रुबिस्को, रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती पूरे बायोस्फीयर में और प्लांट वर्ल्ड में। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये क्लियर है? अब प्रोटीन का आगे वाला पार्ट और आगे दिया गया है, उसके जस्ट दूसरे पेज में देखो सबसे नीचे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो। प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर, अंडरलाइन करो हेट्रोपॉलीमर होता है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इन केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2D वेव, अंडरलाइन करो ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिर अंडरलाइन करो 2D वेव, जैसे बेंजीन और नैप्थलीन। जबकि फिजिक्स में अंडरलाइन करो 3D स्ट्रक्चर, और बायो में प्रोटीन का 4 लेवल स्ट्रक्चर होता है। अंडरलाइन करो बायोलॉजी, फिर अंडरलाइन करो 4 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज सेकेंड एंड सो ऑन, इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो हम इसको कैसे इमेजिन करते हैं? एक लाइन की तरह, क्योंकि सही बात है आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ती चली जाएगी, एक लाइन की तरह हमको दिखेगा। इसमें अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन, लेफ्ट इंड रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अमीनो एसिड, ये जो लेफ्ट इंड है ये फर्स्ट अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करता है, एंड द राइट इंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल,
पहला अमीनो एसिड कौन सा है? एन टर्मिनल, इसके बारे में बात हो चुकी है। पहला अमीनो एसिड कौन सा है? एन, और लास्ट वाला सी टर्मिनल। आगे की लाइन देखते जाना। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod, यानी कि प्रोटीन को तुम सोचो भैया एक सिर्फ सीधे रॉड की तरह रहेगी, तो रॉड की तरह नहीं रहेगी, प्रोटीन आपस में फोल्ड भी होती है। तो आगे की लाइन देखो, द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। देखो थ्रेड किस फॉर्म में फोल्डेड है? हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स यानी ऐसे सीढ़ी के फॉर्म में फोल्डेड है। तो हेलिक्स के फॉर्म में अगर ये फोल्डेड है तो इस टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली of course only some portion of the protein thread are arranged in form of helix. In protein only right handed helix is observed. प्रोटीन में कैसा हेलिक्स होता है? राइट हैंडेड, तो इसमें राइट हैंडेड हेलिक्स ही हमको दिखता है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का किनारे बीटा प्लेटेड शीट नहीं दिया गया, तो इसमें पहला कौन सा है? अल्फा हेलिक्स, दूसरा कौन सा है? बीटा प्लेटेड शीट। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का दो फॉर्म में, अल्फा हेलिक्स और दूसरा कौन सा है? बीटा प्लेटेड शीट। और इसको स्टेबलाइज कौन सा बॉन्ड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद तीसरा देखो, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके बाद लॉन्ग चेन प्रोटीन की और आपस में फोल्ड होती है और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है। इससे 3D व्यू मिलता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि यही क्या बनाती है? एंजाइम। और बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी कौन करेगा? एंजाइम करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? है अब आगे की बात करते, ध्यान से देखो। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो किसका फॉर्मेशन होगा? द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट are arranged with respect to each other, linear string of sphere arranged one upon each other, is this architecture of protein otherwise called quaternary structure of protein. तो secondary structure, tertiary structure, इसके बाद कौन सा है? quaternary structure of protein है। Adult human hemoglobin consists of 4 subunit, those of 2 of these are identical to each other, hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type आपस में किसका फॉर्मेशन करते हैं? हेमोग्लोबिन का, यानी H2L2 का, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। यहां तक बात समझ में आई? और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड ढूंढ है कहां है? देखो थोड़ा सा, ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड है, तो उसको वहां पे टिक कर लेना, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। मिला कि नहीं मिला? टर्शियरी स्ट्रक्चर में, हाँ। सेकेंडरी में हाइड्रोजन होता है। अब बताओ यहां तक में अगर कोई चीज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो? यहां तक चीजें क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड बताएं। बता चुके हैं। एसेंशियल प्रोटीन वो होती जो हमको डाइट में चाहिए, नॉन एसेंशियल नहीं चाहिए क्योंकि उसको हमारा बॉडी खुद बना लेता है। उसमें लिखा है डाइटरी प्रोटीन, तो एसेंशियल वाली डाइटरी होगी क्योंकि चाहिए ही चाहिए, खत्म। और कोई चीज हो तो बताओ। आगे पढ़े। अगला टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे 12 से जुड़ा हुआ है, तो इसको उसी लेवल तक का मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, पूरा तो वहां तक नहीं बताएंगे लेकिन ठीक ठाक वहां के लेवल का बता देंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक ध्यान से समझो, अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से देखो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अब बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में आपको दो चीजें समझना है, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड हमको मिला कहां था? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर।
पॉलीमर। अरे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन अलग अलग तरह के होते हैं ना, तो होमोपॉलीमर होगा कि हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर। पाया कहां पे जाएगा? फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल भी ये हमको मिलेगा, ठीक है। इट इज फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है। अब थोड़ा सा इसके बीच में फर्क देख लेते हैं, डीएनए आरएनए के बीच में, फिर इसको तोड़ के पढ़ेंगे। चलो डिफरेंस देखते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। एक साइड पे डीएनए है, एक साइड पे आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की बात करें तो इसमें होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए की बात करें कैसा शुगर होता है? राइबोज शुगर। अगर हम एक एमसीक्यू यहां पे दे तुमको, करोगे? करो इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू दे, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑप्शन नंबर 1 ऑल लिविंग सेल, दूसरा ओनली प्लांट, इसके साथ तीसरा ओनली एनिमल, इसके साथ चौथा नन ऑफ दीज। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है? सारी चीजें सोच समझ के तब आंसर करो इसको। आंसर क्या होगा? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग सेल, ओनली प्लांट, ओनली एनिमल, किसमें नन ऑफ दीज होगा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, बिना एक्सेप्शन के, ठीक है। अब दिमाग में कुछ लोगों को क्या आएगा, नहीं वायरस है, वायरस लिविंग सेल ही नहीं है, ठीक है, वायरस लिविंग सेल नहीं है, तो वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन वायरस जेनेटिक मतलब जो आरएनए है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए के साथ समस्या क्या है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल वायरस में है। आगे की बात करते, देखो ध्यान से, डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम वायरस, और कुछ वायरस में। जबकि आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है? इट इज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। अब तीसरा पॉइंट बताते, ध्यान से देखो, तीसरा, डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, और आरएनए क्या होता है? लेस स्टेबल। डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसका रीजन है, पहला, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और दूसरा यहां पे थाइमीन है, थाइमीन, और ये कम स्टेबल क्यों है? सेकेंड कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहां पे क्या है? यूरेसिल। तो यूरेसिल थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। यहां तक बात समझ में आई? फिर से समझो डीएनए आरएनए के बीच का डिफरेंस क्या है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसमें राइबोज शुगर होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कुछ वायरस में, वो जेनेटिक मटेरियल होता है सिर्फ वायरस में। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है। इसके बाद इसमें इसके कम स्टेबल होने का कारण क्या है? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहां सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे थाइमीन होता है, यहां पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। आया समझ में यहां तक? अब आगे की बात करते हैं, आगे देखो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगर डीएनए की बात करें या फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करें,
न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए। ये बना किस चीज से है? तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? तीन चीजों से। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड किससे बने? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तीन चीजों से, तीन केमिकल से बना है। सबसे पहला क्या है? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या होता है? पेंटोज शुगर। तीसरा कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर हम यहां पे डीएनए की बात करें, डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना है। सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। एनसीईआरटी मत देखो, हम बताएंगे। तीन चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यहां तक बात समझ में आई? फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? ये है H3PO4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। एक सेकेंड, फॉस्फेट ग्रुप कैसे फॉर्म है? देखो ध्यान से, यहां फॉस्फेट है, यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां डबल बॉन्ड O। ये फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है फॉस्फेट, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और यहां माइनस चार्ज। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। और डीएनए एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक किस वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से। तो फॉस्फेट की वजह से डीएनए क्या होता है? एसिडिक। एक बार फिर से समझो, जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, ये तीन चीज, ये किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें आती है? तीन चीजें। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? H3PO4। यहां पे फॉस्फोरस है, तीन तरफ OH ग्रुप लगा है, एक तरफ ऑक्सीजन है। इसके बाद ये हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन में क्या लगा होता है? यहां पे चार्ज लगा होता है। ये आया समझ में? अब दूसरा हम बताते हैं। दूसरा है पेंटोज शुगर में कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस। एक राइबोस शुगर, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक राइबोस शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो सबसे पहला कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। दूसरा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो दो तरह की शुगर है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर क्या होता है? ध्यान से देखो, यहां पे ऑक्सीजन लगा है, ये फ्यूरान रिंग है, यहां OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे OH। ये कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। ये आया समझ में? दूसरा है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये भी फ्यूरान रिंग है, ऑक्सीजन यहां पे लगा है, यहां पे H, 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 यहां पे OH। एक सेकंड, यहां OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे OH। ये वाला शुगर कौन सा है? राइबोस। इसको बोलेंगे 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या है? 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर है। 2-डीऑक्सीराइबोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे 2 नंबर पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड, ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। ये पेंटोज शुगर है और 2 नंबर पे क्या गायब है? ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे? 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जो डीएनए होता है, यानी जो पेंटोज शुगर है, इसमें राइबोस शुगर और 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में क्या है? राइबोस शुगर में ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, फ्यूरान रिंग है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर ये है, यानी 2 नंबर पे क्या गायब है? ऑक्सीजन गायब है। ये आया समझ में? अब आगे की बात करते, ध्यान से देखो।
तो दो चीज तुमने समझ लिया, पहला नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, एक सेकेंड, नाइट्रोजनस बेस अभी बचा है, तुमने पेंटोज शुगर पढ़ लिया और तुमने फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया। अब अगला तुमको बताते हैं नाइट्रोजनस बेस। अगला हमको समझना है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, जब नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन पढ़ते हैं। प्यूरीन में क्या क्या आता है? एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन थाइमिन किस में प्रेजेंट है? डीएनए में। एडेनिन गुआनिन डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। और जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन तुम्हारा सिर्फ डीएनए में है, थाइमिन तुम्हारा डीएनए में है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में है, जबकि यूरेसिल की बात करें ये किस में है? आरएनए में। अब जो थाइमिन है, थाइमिन का एक और नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल। 5-मिथाइल यूरेसिल, क्लास 12। थाइमिन का एक और नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल। और ऐसा माना जाता है कि डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए। डीएनए कहां से आया है? आरएनए से। जब हम लोग आरएनए वर्ड पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो आज डीएनए है वो किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए। अब आगे की बात करते हैं। प्यूरीन, एडेनिन, गुआनिन हो गया, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल हो गया। अब ये क्या होता है? ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ये वाला क्या होता है? स्मॉल होता है। इसके कंपेयर में इसमें क्या होती है? दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और कितने मेंबर की होती है? 9 मेंबर की। इसमें 9 मेंबर की दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये सब अब पेपर टफ बन रहा है तो पूछा जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर भी लर्न कर लेना। अगला, अभी हमको भी नहीं लर्न लेकिन लर्न करवा देंगे। यहां दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है 9 मेंबर की। यहां पे एक रिंग है कितने नंबर की? 6 नंबर की। यहां पे नंबर 1, 3, 7, 9 पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। एनसीईआरटी हो तो देखो, एक नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर पे नाइट्रोजन है। यहां पे क्या होता है? यहां पे 1 और 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यहां तक बात समझ में आई? जहां पे अमीनो एसिड का ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया वहीं पे देखो नीचे दिया गया होगा जहां अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। सेकंड पेज पे बायोमोलिक्यूल्स जहां शुरू हुआ है। देखो नाइट्रोजनस बेस दो चीजें हैं। सबसे पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन में क्या आता है? एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन दोनों डीएनए आरएनए में प्रेजेंट है। साइटोसिन, थाइमिन भी किस में प्रेजेंट है? साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। और थाइमिन किस में प्रेजेंट है? डीएनए में। यूरेसिल आरएनए में। इसके बाद थाइमिन का एक और नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है प्यूरीन, और पिरिमिडीन स्मॉल होता है। प्यूरीन में दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है 9 मेंबर के। इसमें एक रिंग होती है 6 मेंबर के। यहां नाइट्रोजन 4 जगह होता है, 1, 3, 7, 9। यहां 2 जगह होता है, 1 नंबर और 3 नंबर पे होता है। यह है कि नहीं? क्लियर है? अब इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, और तीनों जोड़ने के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे? डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो और जोड़ते हैं इन तीनों को। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, कितना एक दिन में पढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है, तुमको पढ़ने के बाद कितना आ रहा है ये जरूरी है। और एक चीज हमारे दिमाग में है कि हम करीब 20-25 नवंबर तक या नवंबर तक तुम्हारा 11th पूरा खत्म कर दें। अब ये खत्म कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देखा जाएगा, दिवाली वगैरह हो जाए तो क्लास थोड़ी और पहले से कर लेंगे। तो बढ़िया से 11th कर लो, बढ़िया से 12th कर लो एक ही साल में, ताकि अब की बार जब नीट का रिजल्ट आए तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ कुछ नंबर आया, बढ़िया नंबर आया बाबा में। ठीक है? और जिनको अभी मोटिवेशन नहीं मिल रही है कि भैया पढ़ें क्यों, तो
तो अभी थोड़ा सा इसको निकालेंगे, पहले बता दें तब समझाएंगे पढ़ना क्यों चाहिए। आगे की बात करते हैं। तो तीन चीजें यहां पे जुड़ गई है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब हमको इन तीनों को आपस में जोड़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार न्यूक्लिक एसिड फिर से देख लो। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर। एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर। ये जेनेटिक मटेरियल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कुछ वायरस में है, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरस में है। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है। डीएनए की स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता। हाँ, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, अभी हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको समझा लें फिर बताएंगे, ठीक है। जो डीएनए वाला छूट जाएगा तो फिर मजा नहीं आगे। अब आगे की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनए आरएनए है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड और 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद पेंटोज शुगर में क्या आता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 9 मेंबर, 6 मेंबर। और इसमें कहां पे होते हैं, 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होते हैं, और इसमें पहले और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। अब इसको अब हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है पेंटोज शुगर के साथ, ध्यान से देखो, नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ गया, पेंटोज शुगर, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, किस तरह से फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजनस बेस यहां पे क्या है, मान लो एडेनिन है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। पेंटोज शुगर यहां पे क्या है, मान लो राइबोज शुगर है, ठीक है। अब जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, ये पेंटोज शुगर है, ऑक्सीजन है, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H ही लेके चलते हैं, डीएनए का बनाते हैं। यहां पे क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे OH। हमको नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, यहां पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये ऑक्सीजन है, यहां पे H लगेगा, यहां H, यहां H, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे OH। इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखो, ये यहां से ये हटेगा, OH हटेगा, OH हटने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, एडेनिन, यानी नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। आया समझ में। और वहां पे कैसे इसकी रिंग होगी, इसके ऐसे 9 मेंबर रिंग होती है, ऐसा कुछ 6, 7, 8, 1 सेकेंड, ऐसे बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेंबर रिंग हो गई। क्लियर है ना। इसमें होगा क्या, यहां पे नाइट्रोजन लगा रहता है, इसके नीचे हाइड्रोजन लगा रहता है, तो हाइड्रोजन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, और जब हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन हटने के बाद फिर ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन हटा और एडेनिन यहां से आगे जुड़ गया। इस लिंकेज को हम लोग बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़ गया,
इसका नाम पड़ जाएगा एडेनिन से एडिनोसिन, और आगे डीएनए तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। आरएनए होता तो एडिनोसिन, डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। ये आया समझ में? अगर आरएनए होता, ये डीएनए का केस है, आरएनए होता तो एडिनोसिन, आरएनए। आगे की बात करें, आगे समझो। अब यहां पे तुमने क्या जोड़ा अभी तक? अब न्यूक्लियोसाइड के साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ोगे तो इससे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, न्यूक्लियोसाइड यहां पे ये हमारे पास ऑक्सीजन एडेनिन लग चुका है, यहां हाइड्रोजन, यहां पे HH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, CH2 के बाद यहां पे O और H लगा है। अब यहां फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप कैसे आएगा? ये फॉस्फेट है, यहां पे डबल बॉन्ड मान लो O है, यहां से OH लगा है, यहां पे OH लगा है, यहां पे OH लगा है। यहां से क्या जाएगा? H2O, यानी कि OH और H, यहां से बाहर वाटर बाहर, और जब यहां से वाटर बाहर चला जाएगा तो इससे फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोटाइड का, तो इससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ऑक्सीजन, यहां पे एडेनिन, हाइड्रोजन, H और H, H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो, यहां पे सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड हो। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या नाम था? इसका नाम था डीऑक्सी एडिनोसिन। इससे क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आया समझ में? और डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP। अगर आरएनए में होता तो AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो होता तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बन गया। अगर इसके आगे एक और फॉस्फेट लगाओ, एक और फॉस्फेट लगाओ, और डीएनए की जगह क्या ले लो? आरएनए, बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बन गया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सन। आया कि नहीं आया समझ में? तो हमने यहां क्या किया? डीऑक्सी एडिनोसिन था, हमने इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दिया। यहां कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ रहा है समझ में? अब पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? अगला हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड की चेन। चलो सर वाला थोड़ा सा क्लास वो कर लिया जाएगा, समझ लो। डीएनए आज पूरा निपटा ही देते हैं। चलो देखो ध्यान से, जहां नहीं समझ में आएगा बता जरूर देना। अब हम इसकी पूरी चेन बनाने जा रहे हैं। ये है, यहां पे लगेगा, मान लो एडिनिन हमने लगाया था, यहां पे क्या लगा था? हाइड्रोजन, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे क्या लगेगा? CH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा है, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड हो। ये स्ट्रक्चर यहां फॉर्म हो गया, ठीक है? इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद एक और यहां यूनिट आएगी, एक और यूनिट यहां आएगी। न्यूक्लियोटाइड चेन अब आपस में जुड़ने जा रही है। यहां पे मान लो एडेनिन के बाद गुआनिन है, यहां हाइड्रोजन है। बोर्ड की तरफ देखना, यहां पे H और यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, ठीक है? इसके बाद यहां पे CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो, यहां पे फॉस्फेट,
यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? अब बनेगा बॉन्ड इनके और इनके बीच में। अब बॉन्ड इनके और इनके बीच में बनेगा, और इनके बीच में कैसे बनेगा बॉन्ड? यहां से OH निकलेगा और यहां से H, और जब OH और H यहां से निकलेगा, यानी जब यहां से वाटर रिलीज होगा, तो वाटर रिलीज होने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होगा? देखो ध्यान से, यहां से वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यहां से वाटर निकल जाएगा। जब यहां से वाटर निकलेगा तो वाटर बनने के बाद क्या बनेगा? ये यहां पे एडिनिन, यहां पे हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फॉस्फेट, यहां पे OH, इसके बाद यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसके बाद एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, हट रहा है वाटर, हट रहा है, एक सेकंड। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। यहाँ पे गुआनिन था, हाइड्रोजन, H H H, यहाँ पे क्या लगेगा? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट, और इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे H लगा हुआ है, आया समझ में? और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फेट बॉन्ड इसका इधर, एक फॉस्फेट बॉन्ड इधर, तो कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आया समझ में? ये डीएनए की चेन बन गई। अब डीएनए में तुमने पढ़ा एक तरफ 5' एंड होता है, एक तरफ 3'। तो यहां पे अगर कोई जुड़ेगा, यहां पे किस कार्बन पे OH खाली है? 5, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा? 5'। यहां किस कार्बन पे OH है? 3rd, तो कौन सा एंड हो जाएगा? 3'। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते, कैसे होगा? देखो ध्यान से। सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा है? नाइट्रोजनस बेस। देखो ये यहां नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा रहता है? पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर किससे जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पे ये पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर किससे जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप से। फिर से ये जो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इधर नाइट्रोजनस किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। वो किससे जुड़ेगा? शुगर। शुगर किससे जुड़ा है? फॉस्फेट। फिर से ये शुगर किससे जुड़ा है? दूसरे शुगर से। ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन, ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड, कोई नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, और यह इसी तरह करके शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, डबल बॉन्ड कोई नाइट्रोजनस बेस है, यहां पे शुगर है, यहां पे फॉस्फेट है, ये शुगर आपस में कनेक्टेड है, ये शुगर फॉस्फेट से कनेक्टेड है। तो अगर तुम एक चीज यहां गौर से देखो, डीएनए की रीढ़ की हड्डी किससे बनी है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किससे बनी है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आया कि नहीं समझ में? और ये बना कैसे ये रिंग? हमने क्या किया, इस ये वाली चेन थी, हमने उसको उल्टा घुमा दिया इधर। उल्टा घुमाने का मतलब एक तरफ 5' एक तरफ 3' होता है, तो एक तरफ क्या होगा? 3' और 5'। ये 3' 5' कैसे आएगा? जब हम ऐसा ही कुछ एडिनिन की जगह क्या ला लेंगे? थाइमिन। थाइमिन से क्या जुड़ जाएगा? शुगर। शुगर से क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो इधर कौन सा एंड फ्री होगा? 3'। और गुआनिन की जगह क्या आ जाएगा? साइटोसिन। ये जुड़ेगा शुगर, ये जुड़ेगा फॉस्फेट, तब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बन जाएगा। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमको दिखेगा कैसे? ये देखो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए हमको कैसे दिखता है? हमको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए कुछ इस तरह से दिखता है। ये बन गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें है क्या, थोड़ा सा खराब हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं, नहीं फिर जो चीजें समझाना चाह रहे हो समझ में नहीं आएगा।
देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए कैसे बना। ये एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? थाइमिन। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? साइटोसिन। तो ये चरगाफ रूल फॉलो कर रहा है। और एडेनिन ऑलवेज कम अपोजिट टू थाइमिन, गुआनिन ऑलवेज कम अपोजिट टू साइटोसिन। अब यहां से यहां तक ये एक टर्न है, यहां से यहां तक एक टर्न है, और इसकी लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में जाओगे तो अपना 0 बढ़ा लेना, एंगस्ट्रॉम में जाओगे तो ये 34 हो जाएगा, ये 3.4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो और ह्यूमन डीएनए की जो पूरी लेंथ है, लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर हमारा इतना बड़ा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये आया समझ में? इसके बाद 2.2 मीटर डीएनए लंबा इतना आया कैसे? हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल गया। तो कैसे मिला? ध्यान से देखो, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कैसे मिला। ये हिस्टोन प्रोटीन है भाई। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या है? डीएनए है। ये डीएनए रैप कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। यहां पे फिर से एक हिस्टोन प्रोटीन है, फिर से डीएनए रैप कर रहा है, फिर से हिस्टोन प्रोटीन है, फिर से डीएनए रैप कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स। आया समझ में? ये क्या है? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए समझते जाओ, थोड़ा सा 11 से अप है, लेकिन 12th पढ़ चुके हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है। इसके बाद यहां पे जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? ऑक्टामर है। ऑक्टामर, इसमें क्या होता है? H1, H2A, H2B, H3, H4। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। और तुमने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा, ऐसा ऐसा डायग्राम, और इसके ऊपर तुमने ये देखा है ऐसा। यहां पे ये वाली जो यूनिट है ये H1 है, बाकी की ये 8 यूनिट यहां पे है, और ये क्या है? डीएनए। तो इस तरह से डीएनए रैप करता है। और अब डीएनए कैसे रैप कर रहा है थोड़ा सा और बता देते, ध्यान से देखो। ये डीएनए रैप कर रहा है यहां पे कुछ इस तरह, ऐसे 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 रैप कर रहा है। और डीएनए ऐसे रैप करके किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा? डीएनए ऐसे रैप कर करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। डीएनए ऐसे रैप करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कितना रहेगा? 23 पेयर हमारे बॉडी में। और 23 पेयर में से भी ये जो क्रोमोसोम है, इसमें 2 रीजन होते हैं। कुछ जगह पे ये लाइट होता है, कुछ जगह पे डार्क होता है। तो जहां पे ये लाइट है इसको बोलते हैं ईयू क्रोमैटिन। ईयू क्रोमैटिन। यहां पे ये लाइट है, लाइट स्टेन, क्योंकि यहां लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड। जबकि ये वाला जो पार्ट है यहां पे हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ये डेंसली पैक्ड है। ये डेंसली, यहां पे हमको एक सेकंड, यहां पे ये डार्क स्टेन है, डार्क स्टेन, और ये टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड। इतनी दूर तक बताने का मतलब क्या था ये सुनो ध्यान से। तुमने यहां पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा भी बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब बताने का क्या रीजन है? यहां पे जो ईयू क्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? एक्टिव। यानी कि पूरा क्रोमोसोम नहीं प्रोटीन बना देगा। जो ईयू क्रोमैटिन वाला रीजन है लाइटली स्टेन्ड है, लूजली पैक्ड है,
यही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और यही किसका फॉर्मेशन करेगा, यही किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। वो ट्रांसक्रिप्शनली कहां वाले डीएनए, कौन सा डीएनए बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। ये कांस्टेंट लोकेशन पे पाया जाता है, कांस्टेंट लोकेशन। और ये कौन, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसके सेंट्रोमियर के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, क्रोमैटिड। ये पूरा क्या है, क्रोमैटिड। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो एक क्रोमोसोम में कितने आर्म होते हैं? अगर एक क्रोमोसोम की बात करो कितने आर्म होते हैं, 4 आर्म। अगर क्रोमैटिड के नाम की बात करो कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड, एक ही और एक है। और ये दोनों क्रोमैटिड कैसे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड है। और बाकी सैटेलाइट डीएनए होता है, कांस्टेंट लोकेशन पे होता है और क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर हो गया, काइनेटोकोर हो गया। काइनेटोकोर कैसा होता है, डिस्क शेप, डिस्क शेप। तो यहां से जो न्यूक्लिक एसिड है तुम्हारा खत्म। तुम्हारे किताब में बस इतना ही है, 11th वाली किताब में, और थोड़ा सा 12th वाला भी पोर्शन हम लोगों ने टच किया। एक बार फिर से समझ लेते क्या है। प्रोटीन वाला तो कुछ ही नहीं है, डीएनए वाला भी देख लो। एक चार्ट बनवा देते हैं, रुको एक सेकंड, चार्ट कल बनवाएंगे, चार्ट वाला बनवा देंगे। एक तरफ पेंटोज शुगर, फिर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, मतलब पूरा की किसका क्या नाम है। तो इस तरह से जैसे एडिनिन है तो एडिनिन क्या बनाएगा, एडिनोसिन, फिर डिऑक्सी एडिनोसिन, फिर इसी तरह साइटोसिन है तो साइटिडीन, इसके साथ थाइमिन है थाइमिडीन, यूरेसिल है यूरिडीन, गुएनिन है गुएनोसिन, फिर गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसका पूरा एक चार्ट बनवा देंगे ताकि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पहचानने में आसानी रहे। आया ये पूरा समझ में? एक बार एनसीईआरटी इसको पढ़ लेते, फिर आज की क्लास इतनी करता है, टाइम हो गया। अच्छा हमारे पास है, देखो न्यूक्लिक एसिड भी बहुत टुकड़े टुकड़े में दिया है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड ये जो आयंस दिया यहां पे इतना दिया है, तो यहां पे पहले देखो न्यूक्लिक एसिड जो आयंस के पास इतना दिया है। जो पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, बायोमोलिक्यूल्स में जो तुमने ज़्विटर आयन पढ़ा था, ज़्विटर आयन में ये यहां पे दिया हुआ है, यहां पे लास्ट पैराग्राफ देखो, मिला कि नहीं मिला। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वा, और पेज पलटो, उधर उधर उधर, और पलटो और पलटो और पलटो और पलटो, यहां सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देखो। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। व्हेन वी फाउंड अटैच्ड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं, शुगर के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यानी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया पेंटोज शुगर के साथ, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करेगा। इफ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच स्ट्रीफाइड विद शुगर, तो उसको न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद इसका नाम एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होता है, और डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है। इसके बाद तुमको क्या करना है, फिर एक पेज, दो पेज जहां स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था उसके ऊपर देखना न्यूक्लिक एसिड। मिला न्यूक्लिक एसिड? चलो देखो, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑब्वियस सी बात बन जाएगा।
टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब पेंटोज शुगर, एंड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की चेन, दीज कंप्राइजेस द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। मतलब कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये ट्रू मैक्रोमोलिकुलर चीजें बनती हैं, ठीक है, यानी कि ये तीनों नहीं आया समझ में, 3 मैक्रोमोलिक्यूल ना बनाते हैं ये तीनों मिलकर। For nucleic acid, building block is nucleotide. Nucleotide has 3 chemically different components. One is heterocyclic ring, second is monosaccharide, and third is phosphoric acid या phosphate. The heterocyclic compound is nucleic acid are nitrogenous base name adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. Adenine and guanine are substituted purine, while the rest are pyrimidine. Skeletal heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively. Sugar found in polynucleotide is either ribose और 2-deoxyराइबोज, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में राइबोज शुगर, और उसमें क्या होता है आरएनए में, आरएनए में होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद फिर एक पेज पलटो, फिर नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, ये वाला है, यहां पे दिया गया है और थोड़ा सा नहीं मिला, जहां पे ये दिया गया है इसके ऊपर। चलो देखो, इन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब बता चुके हैं, एकदम देखते जाओ बस। Which is formed when carboxyl group COH group of one amino acid react with the amino acid group of next amino acid with the elimination of water, अंडरलाइन उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। वाटर निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। नहीं मिला क्या, वाटर निकलना डिहाइड्रेशन। आगे की लाइन देखो, in polysaccharide the individual monosaccharide are linked by glycosidic bond. This bond is formed by dehydration. This bond is formed between 2 carbon atom of 2 adjacent monosaccharide. In nucleic acid a phosphate group links the 3' carbon of 1 sugar of nucleotide to 5' of sugar of the succeeding nucleotide. The bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is known as ester bond, और जबकि उनके बीच में जो बनता है वो phosphodiester bond. Nucleic acid exhibit a variety of secondary structure. For example, one of secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson and Crick model. और जो Watson and Crick वाला DNA, ये कौन सा DNA है, B DNA, Watson Crick वाला B DNA। आगे की बात करते हैं, backbone. This model says that DNA exists as a double helix. The two strands of polynucleotide chain are anti-parallel. दोनों chain anti-parallel, एक तरफ 5' to 3', एक तरफ 3' to 5'. The backbone is formed by the sugar phosphate sugar chain. The nitrogen base are projected more or less perpendicular to this backbone, बस face inside. Adenine guanine double bond के साथ जुड़ता है, thymine cytosine कैसे, sorry, adenine guanine एक strand और thymine और cytosine another strand. There are 2 hydrogen bond between adenine and thymine. हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में। इसके बाद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। The strand appear like a helical staircase. The step of ascent is represented by a pair of base. At each step, the strand is 36 degree. यहां से यहां तक कितने डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है, ठीक है, यहां से यहां तक ये 36 डिग्री होता है। One full turn of the helical strand would involve 10 base pair. यहां से यहां तक कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद द पिच वुड बी 3.34 एंगस्ट्रॉम। इसकी पिच कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो पिच का मतलब ये पूरा 34 एंगस्ट्रॉम होता है। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4। राइज पर बेस पेयर मतलब इन दोनों के डिस्टेंस 34, उसमें एंगस्ट्रॉम दिया, यहां क्या लिखा है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को तुम 3.4 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, इसको तुम 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, और 2 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हो, 20 एंगस्ट्रॉम। आगे की लाइन देखो, इन हायर क्लासेस यू विल टोल्ड दैट देयर आर मोर देन, एक सेकेंड, 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए बी डीएनए होता है। हायर क्लासेस में डीएनए के ABCD फॉर्म अलग अलग फॉर्म पढ़ोगे, क्लियर है ना। यहां तक घर से एक बार इसको प्रॉपर में पढ़ लेना। आज की क्लास इतनी करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।